Good morning, dear students. Today we are moving towards the last part of this chapter, and in this series, we are completing chapter number 1, chapter number 5, chapter number 2, and chapter number 7. So almost we are going to complete fourth chapter today. Today we are moving towards the last two tissue types, that is muscle tissue and neural tissue. Okay, so starting with the muscle tissue, everybody knows about importance of the muscles, okay, in our body. So you can look into the details. The tissues made of many muscle fibers. Okay, so जो muscle tissue है बहुत सारे मसल फाइबर्स की बनी हुई है, और मसल फाइबर्स का मतलब है मसल सेल्स. ओके, बिकॉज दे आर हैविंग फाइबर लाइक अपीयरेंस, थ्रेड लाइक अपीयरेंस, और उसकी वजह से उसको मसल सेल्स नहीं बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं. आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज करिए, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर सिनोनिम्स फॉर ईच अदर. मसल फाइबर्स आर composed of numerous fine myofibrils. You can see over there this diagram. This is the structure of a muscle fiber. ये पूरा जो आपको दिख रहा है, that is the muscle fiber. In that, this purple colored structure is a nucleus of the muscle fiber. And now this muscle fiber, you can observe it is composed of the number of the myofibrils. Okay, you can see ये जो पूरा जो है स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, ये पूरा मायोफाइब्रिल है. ऐसे बहुत सारे मायोफाइब्रिल है, ये भी मायोफाइब्रिल है, ये भी मायोफाइब्रिल है. ये आपको जो डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स जितने भी दिख रहे हैं, परफोरेटेड डिस्क जैसे, वो सभी के सभी मायोफाइब्रिल्स हैं. मसल फाइबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर्स. दे कैन गेट रिलैक्स. ओके, that is called lengthening of the muscle fibers. Okay, contract भी हो सकते हैं और relax भी हो सकते हैं. In 10th standard you have studied about reflex action. Okay, तो ये reflex action जो है वो neural tissue का component तो है ही, लेकिन workout कौन कर रहा है under the control of the neural signal, तो वो muscles ही हैं. Okay, now you can see muscles take part in locomotion and movement. Okay, तो movement के लिए, locomotion के लिए muscles are very important. Okay, अगर muscles नहीं होते या तो muscles के पास ये property नहीं होती, that is of contraction and relaxation, तो फिर हम move नहीं कर पाते थे. आप देख सकते हैं यहाँ पे muscle fiber जो है, it is made up of the myofibrils, और वो myofibril भी आप देखिए तो उसके अंदर भी filaments are there. ये आपको दिख रहे हैं thread जैसे structures. Okay, these are the filaments made up of two proteins, actin and myosin. Okay, दो प्रोटीन यहाँ पे होते हैं. Okay, that is actin and myosin. ये जो thread जैसे structures बने, those are made up of the actin and myosin. तो एक्टिन और मायोसिन का ऐसा पूरा कॉम्पैक्ट ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है. बहुत सारे एक्टिन और मायोसिन के यहाँ पे थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं. ऐसे हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड्स साथ मिलके बनाता है मायोफाइब्रिल, और ऐसे बहुत सारे मायोफाइब्रिल एक साथ बनते हैं, एक साथ एक लेयर के अंदर आके बनते हैं मसल फाइबर. तो यू कैन सी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मसल सेल. ओके, फाइन. इसको एक एनालॉजी के साथ समझते हैं. हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर रहते हैं कुछ, उसका इंसुलेशन आप ओपन करिए. ओके, जो थिक वायर्स हैं जिसके अंदर तीन अलग अलग और वायर होते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, या रेड, ब्लू एंड ब्लैक, ऐसे तीन वायर रहते हैं. ऊपर इंसुलेशन है, व्हाइट या किसी और कलर का, ब्लैक भी हो सकता है. उसको आप कट करेंगे, ओपन करेंगे तो उसमें से तीन वायर निकलेंगे. उन तीन वायर्स में से भी किसी एक को अगर आप ओपन करेंगे, वो किसी भी एक कलर के वायर को, तो उसमें बहुत सारे पतले, थीन, यू कैन से कॉपर फिलामेंट्स आर देयर. ओके, कॉपर के वायर वहां पे आपको देखने मिलेंगे.
तो कॉपर मिला फिलामेंट्स जो है वो सारे एक साथ होके एक पॉजिटिव चार्ज वाला वायर बन रहा है, एक नेगेटिव चार्ज वाला वायर बन रहा है, मतलब एक कैथोड, एक एनोड, एक न्यूट्रल, ऐसे तीन बन रहे हैं और तीनों एक साथ मिलकर ऊपर और इंसुलेशन कर रहे हैं, तो वहां पे ये पूरा वायर बन जाता है। तो यहाँ पे भी सेम है, ये बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन है मसल फाइबर का वो आउटर इंसुलेशन, फिर उसके अंदर ऐसे वायर्स दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, और उसके अंदर भी ये जैसे कॉपर के वायर्स है ऐसे। सो सेम एनालॉजी आपको याद रखनी है, ओके, मगअप नहीं करना है। फाइन। नाउ टाइप्स ऑफ द मसल्स, तो मसल्स के तीन वेराइटीज हैं जनरली। नंबर वन, स्केलेटल मसल्स, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, दैट इज द सिनोनिम, एंड वॉलंटरी मसल्स। ओके, तो स्केलेटल मसल के और दो भी नाम है, दैट इज स्ट्रेटेड मसल्स एंड वॉलंटरी मसल्स। सेकेंड, दैट इज स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स जो है उनके भी दो वेराइटीज है, नॉन स्ट्रेटेड एंड वाइसरल मसल्स। ओके, नॉन स्ट्रेटेड एंड वाइसरल मसल्स। और तीसरे जो है दैट इज कार्डियक मसल्स। ओके, तो इन तीनों के बारे में आज हमें पढ़ना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भी चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में पूरा है, जैसे आगे ब्लड के बारे में गया वैसे ही, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मसल्स के बारे में इंट्रोडक्टरी नोट्स ही आपको दिए गए हैं और हम वही पढ़ेंगे अभी। जब इसका कंप्लीट चैप्टर आएगा तब एक फ्लो में हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप नीट के क्वेश्चंस अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर के सॉल्व करोगे तो बहुत डिटेल वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलेंगे, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज लिंकिंग में एक और चैप्टर है, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आपको वहां पे उसके डिटेलिंग में पूरे पोर्शंस आपको पढ़ने मिलने वाले हैं। सो डोंट कंफ्यूज, डोंट गेट हेजिटेट अबाउट दिस। नंबर वन, स्केलेटल मसल्स। ओके, तो वहां से नाम से ही पता चलता है, स्केलेटल मतलब हमारे स्केलेटन के साथ जो जुड़े हुए हैं। ओके, द मसल्स विच आर लिंक्ड टू आवर skeleton, to our bones. Okay, so they are attached to the bones. For example, biceps, तो जैसे यहाँ पे बाइसेप के मसल्स आपको दिखाए गए हैं। ओके, बाइसेप के जो बोन है, ओके, उसके साथ जो ये मसल्स है नीचे जो है, दोज आर द टेंडन्स। ओके, ये हम पढ़े थे, टेंडन्स जो मसल्स को बोन्स के साथ फिक्स करवाने का काम करता है। Striation are present in muscle fibers. You can see over here, striation यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, ये आपको जो दिख रहा है ना लाइनिंग्स, ओके, एक पर्टिकुलर फैशन में, तो दैट इज कॉल्ड striation. ओके, सो striations are present in the muscle fibers. उसका एक बेनिफिट है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। Muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. तो you can see over here, यहाँ पे जो muscle fibers है ना, they are bundled together, okay, in a particular fashion. These are the nucleus. Okay, these are the nucleus of the muscle cells. Fine, एक दूसरे के साथ फिक्स हैं। ओके, सभी बंडल्स, सभी फाइबर्स एक बंडल में। ओके, a sheet of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibers. तो एक कनेक्टिव टिश्यू है, ओके, उसका एक लेयरिंग हो रहा है, इंसुलेटिव लेयर बन रहा है, एंड इट इज एंक्लोजिंग द सेवरल बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए दो चीजें समझनी है, एक तो स्ट्रेशन, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा अरेंजमेंट इन अ पैरेलल फैशन ऑफ ऑल द मसल फाइबर्स इन अ बंडल, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो स्ट्रेशन है, that is giving the flexibility to this muscles in a particular direction. Okay, longitudinal direction में ही इसको flexibility दे रहा है, in the direction of the muscle fibers only. Okay, और एक ही डायरेक्शन में, तो ये हमें पता है, फोर्स हम पढ़ते हैं इसमें फिजिक्स में। ओके, तो अगर कलेक्टिव फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा तो अल्टीमेटली द वर्क इज डन, ऑब्वियसली द एफिशिएंसी of the work will be very much. Okay, तो ऑब्वियसली एफिशिएंटली आप काम कर सकते हैं। अगर यही फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में होता
तो फिर एफिशिएंटली मसल्स काम नहीं कर पाते। मतलब उनको जो भी काम करना है वहां पे अच्छे से फोर्स लगाना पड़ रहा है। ओके, और इसीलिए वहां पे स्केलेटल मसल्स में स्ट्रेशंस है। ओके, स्ट्रेशंस मतलब इलास्टिसिटी का डायरेक्शन जो उसका, वो एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन है, इट इज नॉट रैंडम, रैंडम नहीं है। और ऐसे स्ट्रेशंस वाले मसल्स, मसल फाइबर सभी एक बंडल के अंदर पैरेलल फैशन में अरेंज्ड है। तो आप सोच सकते हैं अब कितना फोर्स वहां पे बढ़ गया। ओके, उनका पावर, उनका स्ट्रेंथ, नॉट ओनली फोर्स, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ गई तो फिर ऑब्वियसली फोर्स बढ़ना ही बढ़ना है। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी कैन मूव अवर limbs and everything, each and every body part, okay, which are connected to our skeleton, okay, very easily. Okay, fine. तो यहाँ पे उसी मसल फाइबर्स को दिखाए गए, दिस इज द बोन और ये टेंडन है, टेंडन के साथ यहाँ पे मसल फाइबर्स है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम, ये सभी हम पढ़ेंगे। दीज आर द लेयर्स ऑफ द इंसुलेशन ऑफ मसल। ओके, मायोफाइब्रिल, अच्छा मायो वर्ड अगर कहीं पे आता है, मायोफाइब्रिल मतलब एक जो अंदर मसल फाइबर है उसके अंदर जो एक सेमी फाइबर उसका जो होता है, दैट इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल। ओके, मायो अगर वर्ड कहीं पे आता है तो समझ लीजिए दैट इज मसल। सार्कोलेमा, दिस इज सार्कोलेमा, मतलब ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सार्कोलेमा नहीं है, लेकिन ये ऊपर जो आपको सरफेस दिख रही है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, उसको बोला जाता है सार्कोलेमा। ये मसल वाले चैप्टर में हम वापस पढ़ने वाले हैं। सार्कोलेमा, लेमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन, सार्को मतलब मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सार्कोलेमा मतलब मसल्स की सेल मेम्ब्रेन, मसल सेल की मेम्ब्रेन। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। जनरली हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन मसल्स के लिए हम बोलेंगे सार्कोलेमा। ओके, फाइन। तो स्केलेटल मसल्स जो है वो स्ट्रेटेड है, स्ट्रेटेड क्यों है ये मैंने आपको बताया, पैरेलल फैशन में अरेंज्ड है। एक और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल का मतलब क्या होता है, सो दे आर वर्किंग वॉलंटरली, अपने आप काम करते हैं, यू आर नॉट सपोज टू गिव कमांड। ओके, तो दीज आर द वॉलंटरी, सॉरी, you have to give command over here, okay, not involuntary, in my mind it was involuntary, लेकिन ये voluntary muscles है, you have to give command to this particular muscles। okay, voluntary मतलब आपके हाथ में है। okay, the function is in your hand। okay, अगर आपको चलना है तो you have to give command और उसके हिसाब से मूवमेंट करेंगे ये voluntary muscles, right? but इससे उल्टा भी है एक जगह पे, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल, वो नेक्स्ट सेशन में आएगा। ओके, सो आई एम क्लियरिंग द टॉपिक ओवर हियर। वॉलंटरी का मतलब यू हैव टू गिव कमांड, यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रोसेस एंड देन ओनली द वर्क विल बी डन बाय द मसल्स। ओके, दैट इज सी, बोन्स के साथ अटैच्ड है। ओके, तो बोन्स वगैरह जो है उनके साथ जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे, राइट, तो हमें पहले सोचना पड़ता है और उसके बाद हम करते हैं ना ये काम, चलना है, बैठना है, हाथ से कुछ लिखना है, तो एवरीथिंग इज इन योर कमांड, इन योर कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल। ओके, उससे ठीक उल्टा है नेक्स्ट में, दैट इज स्मूथ मसल्स, जिसके लिए वर्ड्स यूज हो रहे हैं दूसरे, नॉन स्ट्रेटेड एंड वाइसरल। ओके, तो इनवॉलंटरी हैं ये मसल्स एंड फ्यूजिफॉर्म। अब इसके आगे वाले मसल्स के बारे में देखिए, वहां पे स्ट्रक्चर क्या था, दिस इज द स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट लाइक अ cylinders, okay, tubes, okay, it is not fusiform, it is cylindrical structure। लेकिन स्मूथ मसल्स में आप देखिए दो प्रॉपर्टी पहले ही लाइन में लिख दी गई है, दैट इज इनवॉलंटरी एंड फ्यूजिफॉर्म। इनवॉलंटरी का मतलब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ बिकॉज उसी के ऊपर डिस्कशन लास्ट में चल रहा था। इनवॉलंटरी, you are not supposed to give command, the muscles are doing their functions on their own, अपने आप काम करते हैं। जैसे स्टमक को बोलना नहीं पड़ता है दैट यू हैव टू डाइजेस्ट द फूड। ओके, उसके मसल्स अपना काम खुद करते ही हैं जब उनको पता होता है। ऐसे ही इंटेस्टाइन के मसल्स एंड जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है वाइसरल मसल्स। तो सॉफ्ट ऑर्गन्स के साथ जो कनेक्टेड मसल्स हैं दोज आर नोन एज वाइसरल
मसल्स, और फंक्शन जो है उसका दैट इज इनवॉलंटरी फंक्शन। और दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा है दैट इज कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म। तो फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो फाइबर्स, जो मसल फाइबर्स है दोज आर हैविंग टेपर्ड एंड्स, ओके, बोथ द एंड्स आर टेपर्ड, ओके, यहाँ पे टेपर्ड है, आप पिन पॉइंटेड एंड्स आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टेपर्ड एंड, ओके। नो स्ट्रेशन इज देयर, आप देखिए यहाँ पे कोई लाइनिंग वाइनिंग कहीं पे नहीं है, नो स्ट्रेशन, ओके, नो स्ट्रेशन इज देयर, फाइन। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है जितनी स्केलेटल मसल्स के पास है। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट, ओके। तो इनके बीच में जो सेल जंक्शंस हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, सेल जंक्शंस वो इनको कनेक्ट करके रखते हैं इन अ बंडल, ओके। दे आर सीन इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज blood vessels, stomach and intestine, ओके। तो ऐसे जो भी स्मूथ ऑर्गन्स है वहां पे आपको ये मसल्स देखने मिलते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स, ओके। नाउ द थर्ड वन दैट इज द कार्डियक मसल। तो ये जो कार्डियक मसल है ना, कार्डियक मीनिंग क्या होता है इसका, हार्ट। सो कार्डियक मसल मतलब मसल्स connected or muscles present in the heart, or you can say on the surface of the heart. तो involuntary muscles which are seen only in the heart, अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिख दिया involuntary। इनवॉलंटरी का मतलब अभी जो हमने देखे स्मूथ मसल्स ऐसे होने चाहिए, लेकिन फोटोग्राफ यहाँ पे आप देखिए इस मसल्स का, तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहे हैं, ये तो स्ट्रेटेड मसल्स है, क्लियरली लिखा है स्ट्रेशन इज देयर। तो फिर इनवॉलंटरी कैसे हो गए, तो कार्डियक मसल्स आर एम्फीबियन टाइप ऑफ द मसल्स, ओके, एम्फीबियन टाइप ऑफ द मसल्स, मतलब स्ट्रक्चरली ये जो है वो स्ट्रेटेड या तो स्केलेटल मसल्स के जैसे हैं दिखने में, बट फंक्शनली दे आर जस्ट लाइक स्मूथ मसल्स, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी है, एक की स्ट्रक्चरल और एक की फंक्शनल। तो जो इनवॉलंटरी मसल है हार्ट के, इनवॉलंटरी मतलब आपको कमांड नहीं देना पड़ता हार्ट को कि भाई आप अभी आपको ब्लड पंपिंग का काम करना है, बीटिंग करना है, ओके, यू आर नॉट सपोज टू गिव द कमांड टू हार्ट, हार्ट अपने आप अपना काम कॉन्स्टेंटली करता रहता है, ओके। Cell junctions fuse and plasma membranes of the cells and make them stick together। तो यहाँ पे जो है मसल्स, उनके जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, they are connected with each other, okay, through cell junctions, communication junctions, or you can say intercalated disc are there, okay। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं this is the disc, communication junction between two muscle cells, okay, allow the cells to contract as a unit, that is when one cell receives a signal to contract, its neighbor cells are also contracted। तो ये स्पेशलिटी है कार्डियक सेल्स की। इसी कार्डियक मसल्स जो है ना, उसमें सभी मसल्स को एक साथ या तो कॉन्ट्रैक्ट करना है या तो रिलैक्स होना है, सभी को एक साथ, ओके। और वो कंपार्टमेंटलाइज्ड होना चाहिए। अगर आर्टरिया के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जरूरी नहीं वहां पे वेंट्रिकल के मसल्स भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जंक्शंस होने की वजह से एक मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल मिलेगा तो साइमल्टेनियसली द सिग्नल विल बी पास थ्रू आउट ऑल द मसल्स, ओके। एक साथ सभी मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या एक साथ सभी मसल्स फिर वहां पे रिलैक्स होंगे, बिकॉज हार्ट को जो काम करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो वहां पे 19-20 नहीं चल सकता। एंड दैट्स वाई यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेंथ जो दी गई है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दैट इज ऑफ स्केलेटल मसल, बट जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शनल प्रॉपर्टी, दैट इज ऑफ इनवॉलंटरी
मसल्स, मतलब स्मूथ मसल्स के जैसी यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दी गई है। ओके, दैट्स व्हाई दिस कार्डियक मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये एक नीट क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू स्केलेटल, फंक्शनली सिमिलर टू स्मूथ। ओके, so this is about muscle tissue, and now we are moving towards the last part of this chapter, that is neural tissue. So neural tissue is made up of neurons, which is the unit of neural system. Okay, so it is made up of the neurons. Neurons are the name of the cells of this tissue, जिसको हम nerve cells भी बोलते हैं. It is responsible for control and coordination of the body. तो जो न्यूरल टिश्यू है ये अपने बॉडी का जो कंट्रोल, कमांड, सब कुछ इसके हाथ में है. कोऑर्डिनेशन विथ ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, नॉट ओनली द यूनिट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, लेकिन हर एक पर्टिकुलर सिंगल टू सिंगल सेल, एंड टू एंड हम बोलते हैं ना जिसको, एंड टू एंड कम्युनिकेशन. तो कोऑर्डिनेशन है पूरे बॉडी के साथ. Neurons are excitable cells. You can see over here excitable cells. Excite होते हैं. Excite होते हैं मतलब क्या? आप केमिस्ट्री में शायद आप पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे. ओके, दैट कोई भी अगर मॉलिक्यूल है उसको अगर आप एनर्जी देते हो तो वो एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होता है तो उस मॉलिक्यूल के या उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर ऑर्बिट में आ जाते हैं. ओके, और उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पे न्यूरॉन्स में भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलता है. यस, ओके, न्यूरॉन्स का काम है सिग्नल देना, और न्यूरॉन्स दो तरह से सिग्नल देते हैं. एक होता है केमिकल सिग्नल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ओके, तो ऑब्वियसली दोनों टाइम वो एक्साइट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब ऑब्वियसली इट इज हैविंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ओके, ऐसे ही ये काम करते हैं और वहां पे उसकी एक्साइटेबिलिटी ज्यादा होती है, एंड उसकी वजह से जो क्रिएट होता है एक्साइटेड स्टेट. ओके, और कम्युनिकेशन का काम है ना कोऑर्डिनेशन, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे को अपना सिग्नल देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वाला जो सिग्नल है वो दूसरे को देगा. इलेक्ट्रॉन वाला सिग्नल का मतलब क्या, इट इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी यू कैन से, और उसको बोला जाता है इम्पल्सेस. ओके, इम्पल्सेस. ओके, इम्पल्स किसको बोलते हैं? अल्टरनेट करंट में जो काम चलता है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. ओके, अप डाउन ऐसे. तो ऐसे हर एक न्यूरॉन अपना इम्पल्स जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन को देता है, और अल्टीमेटली आपके टारगेट सेल को वो मिलता है. अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ. सपोज हमें अगर पाँव में कुछ लगता है, सपोज अ पीस ऑफ ग्लास, ऐसा कुछ लग गया, पॉइंटेड चीज हमें कुछ लग गई, तो कितनी देर लगती है हमें वहां से पाँव उठाने में? कितनी देर लगती है हमें फील होने में कि यहाँ पे कुछ लगा? ओके, it is just in a fraction of a second. Okay, in the 1000th time of the second, yes, 10⁻³ सेकंड में हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे कुछ लगा है. ओके, एंड इट इज पेनफुल, ये हमें पता चल जाता है. फाइन. फ्रेग्रेंस, कहीं पे हम जाते हैं तो फ्रेग्रेंस पता चल जाती है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप की स्मेल है. ओके, कैसे पता चल जाता है? क्विकली, जस्ट एज सुन एज वी आर गेटिंग एंटर इनटू अ रूम और अ पर्टिकुलर लोकेशन, ओके, वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर स्मेल. ओके, अब आप सोचिए विद इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हमें पता चल जाता है. और पता कैसे चलता है? सी, लगता कहाँ पे? आपके पाँव में, आपके टो पे लगा है सपोज, और क्विकली वी आर टेकिंग अप द लेग फ्रॉम दैट लोकेशन, वेरी क्विकली. ऐसा क्यों हुआ? तो आपके जो पाँव के जो सेल्स हैं, स्किन के सेल्स, उसने उसके साथ कांटेक्ट में जो न्यूरॉन्स है, उस न्यूरॉन को सिग्नल दिया, उस न्यूरॉन ने वो सिग्नल पास किया टू योर ब्रेन, मतलब पूरी बॉडी की लेंथ कवर की गई, एंटायर हाइट ऑफ अ पर्सन, और उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन ने आंसर दिया है भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट पिक अप योर लेग फ्रॉम देयर. ओके, तो आप वहां से पाँव ले लेते हैं, और इतना, अब जितना हमने बोला उतनी देर में तो इंसान मर जाएगा. ओके, यहाँ तक हो सकता है.
इतना तो टाइम लगता नहीं. एज सुन एज वी आर हैविंग सम पेनफुल फीलिंग एंड वी आर टेकिंग अप आवर लेग फ्रॉम देयर. ओके. और वो होता है सेकंड के 1000 पार्ट टाइम में, 1000 पार्ट ऑफ द सेकंड. ओके. तो आप समझ सकते हैं कितना फास्ट कोऑर्डिनेशन है. सो सबसे क्विकेस्ट रिस्पॉन्स, सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स एंड सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स अगर कोई देता है तो दैट इज न्यूरल टिश्यू. एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस रिस्पॉन्स? कितनी देर में रिस्पॉन्स? मतलब इट इज जस्ट लाइक एन एसओएस, इट इज जस्ट लाइक 108 ऑफ आवर बॉडी. ओके. कितनी देर में पहुंच जाता है सिग्नल? तो यू विल बी अमेज्ड टू नो न्यूरल सिग्नल्स, मतलब नर्व सेल्स जो सिग्नल जनरेट करते हैं उसको पास होने में कितना टाइम लगता है. तो इट इज टेकिंग अप नियर अबाउट 100 meters per second. 100 meters per second. अब एवरेज अगर ह्यूमन की हाइट के बारे में सोचा जाए तो इट इज नियर अबाउट 1.7 मीटर. मीटर्स में अगर हम बात करें तो 1.7 मीटर नियर अबाउट. और न्यूरॉन की स्पीड कितनी है? 100 meters पर सेकंड. आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी सेकंड में आपके पांव से वहां पे ब्रेन तक सिग्नल पहुंच जाता है. ओके. सो दिस इज द मैजिक ऑफ द न्यूरॉन्स. फाइन. नाउ ऑब्वियसली अगर इतना इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट सेल है हमारे लिए, तो फिर उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली नेचर ने उसको प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ और मटेरियल दिया है. सो न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स. ओके. सो न्यूरोग्लियल सेल्स आर protecting cells, accessory cells of the nervous system, or you can say neural tissue. Neuroglia make up more than half the volume of the neural tissue. तो neuroglia जो है ना वो ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करता है इन द न्यूरल टिश्यू. मतलब 50% अराउंड आपके न्यूरॉन्स रहते हैं और 50% अराउंड उसके ही उतने ही प्रपोर्शंस में न्यूरोग्लियल सेल्स भी हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए. फाइन. यू कैन सी द रियल इमेज ऑफ द नर्व सेल ओवर हियर. ये जो नर्व सेल है उसका ये सेंटर में बॉडी पार्ट है. ओके. और फिर एक्सोन है उसका, यहाँ पे डेंड्रियॉन्स है. इस इमेज में आप समझिए दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. सेंटर में ये जो ब्लू कलर का है दैट इज द न्यूक्लियस. और यहाँ पे रूट्स के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स और डेंड्रियॉन्स. ओके. डेंड्राइट्स या डेंड्रियॉन्स भी आप लिख सकते हैं. डेंड्राइट्स का काम क्या है? सो दे आर कलेक्टिंग द सिग्नल फ्रॉम द मल्टीपल लोकेशंस. मतलब यहाँ पे अगर कोई सेल अटैच है तो वहां से वो सिग्नल देगा इस डेंड्राइट को, यहाँ से कोई और सेल यहाँ पे सिग्नल देगा. ऐसे ही सभी जगह पे डेंड्राइट्स का काम है रिसीवर का. इट इज रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम द पेरीफेरी. ओके. फिर वो सेल बॉडी में जाता है सिग्नल और वहां पे प्रोसेस होता है, सिग्नल का डिकोडिंग होता है कि कौन सा सिग्नल मिला है. फिर वो सिग्नल जो है ना वो यहाँ से पास आउट होता है. दिस इज कॉल्ड एक्सोन. एक्सोन. ओके. एक्सोन मतलब आउटवर्ड मूवमेंट, डेंड्रॉन मतलब इनवर्ड मूवमेंट. ओके. तो एक्सोन के थ्रू न्यूरॉन सिग्नल बाहर भेजता है. बाहर मतलब किसको? तो नेबर न्यूरॉन को या तो फिर अल्टीमेट टारगेट सेल को. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, उसको बोला जाता है सिनेप्स. ओके. तो टर्मिनल पे एक्सोन के एंड पे सिनेप्स होते हैं, पॉकेट्स होते हैं, और उस पॉकेट्स में से सिग्नल नए सेल को मिलता है. तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरॉन में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो दैट इज एक्सोन. क्योंकि सिग्नल यहां से जैसा रिसीव हुआ है ना वैसा का वैसा नए सेल को मिलना चाहिए, नेक्स्ट सेल को मिलना चाहिए, द रिले ऑफ द सिग्नल. तो सिग्नल चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा सिग्नल वीक भी नहीं होना चाहिए. तो फिर एक्सोन को प्रोटेक्ट कर दिया गया है विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल्स. और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइलिन मटेरियल सेक्रेट हुआ है दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट. ओके. माइलिन जो है इट इज एन इंसुलेटिव मटेरियल. ओके. इंसुलेशन का काम करता है, सिग्नल को लीक नहीं होने देगा माइलिन. तो आप यहाँ पे एक्सोन के ऊपर कोटिंग देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट. और ये भी कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में ब्रेक है. यहाँ पे एक ब्रेक है, यहाँ पे भी ब्रेक है. दो माइलिन शीट के बीच में आपको ब्रेक देखने मिलेगी.
That break is known as node of Ranvier. Okay, the break is known as node of Ranvier. Okay, और ये पूरा न्यूरॉन के बारे में भी आप डिटेल में पूरा चैप्टर है न्यूरल सिस्टम, वहां पे आप पढ़ने वाले हैं. ओके, so we will look into the detail about neural tissue in that particular chapter. We are making just an introductory notes. Okay. Fine. So by forming this much level of the organization, you can see सबसे पहले किसी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एज अ बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है, तो सेल्स. फ्रॉम सेल्स टिश्यूज आर मेड अप, मतलब कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स, लाइक माइंडेड सेल्स का एक पूरा ग्रुप, दैट इज टिश्यू. ऐसे ही टिश्यू साथ मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स. ओके, और ऐसे ही ऑर्गन साथ मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम साथ मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म. ओके, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ द cells. An organ is made up of one or more type of the tissue. See, टिश्यू जो है वो जनरली एक टाइप के सेल्स की बनी हुई होती है. सम एक्सेप्शंस आर देयर. जैसे हमने ब्लड के बारे में देखा, तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स थे. ओके, डब्ल्यूबीसीज हैं, आरबीसीज हैं, प्लेटलेट है, और सभी के फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सेम टिश्यू. फिर भी मैं कहूंगा कि साइंटिफिकली इट इज ओके, इट इज करेक्ट. तो अल्टीमेटली सभी सेल का काम क्या है, भले ही आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है. ओके, सबका काम एक कॉमन है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी. आरबीसी ऑक्सीजन लेके जाता है, डब्ल्यूबीसी जो है वो इम्यून इफेक्टर मटेरियल लेके जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं ज्यादातर. ओके, ब्लड न्यूट्रिएंट भी लेके जाता है. प्लेटलेट जो है वो क्लोटिंग फैक्टर्स अपने साथ लेके चलते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि सबका काम, मटेरियल अलग अलग है, लेकिन काम तो एक ही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स. ओके, इसीलिए भले ही अलग तरह के सेल हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही टिश्यू के पार्ट हैं. तो ऑर्गन इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ द टिश्यूज, और ऑर्गन सिस्टम तो है ही. फिर फॉर एग्जांपल हार्ट, तो हार्ट एज एपिथेलियल टिश्यू, heart as connective tissue, heart as muscular tissue, and even it is having neural tissue. Now you can see all the four types of the tissues are present in a single organ: epithelial, connective, muscular, neural. सभी टिश्यू एक ऑर्गन में वहां पे प्रेजेंट हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये जो चैप्टर दिया हुआ है, इसमें इस चैप्टर में सेकंड हाफ जो है, दैट इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ सम मॉडल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ लैब. तो उसमें एक है अर्थवर्म, दूसरा है कॉकरोच, और तीसरा है फ्रॉग. लेकिन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ कोरोना एंड लॉकडाउन, गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड सम टॉपिक्स, एलिमिनेटेड सम टॉपिक्स. वैसे भी अर्थवर्म और फ्रॉग ये तो सिलेबस में है ही नहीं, सालों से नहीं है. ओके, और ना ही नीट में पूछे जाने वाले हैं. ऐसे ही इस बार एक और ऑर्गेनिज्म भी निकाल दिया गया है, दैट इज कॉकरोच. ओके, और वो भी नीट में भी नहीं होने वाला है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर नीट. ओके, लेकिन we will be completing about cockroach after completion of the chapter. वैसे अर्थवर्म और फ्रॉग तो है ही नहीं, लेकिन कॉकरोच के बारे में हम एक बार पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके, ताकि आपके टेक्स्ट बुक में जो मिनिमम बोला गया है वो भी कवर हो जाएगा. लेकिन एट प्रेजेंट विद द प्रेजेंट इफेक्ट, दिस चैप्टर इज सेड टू बी completed. Okay, if you have any doubt, any queries regarding this chapter, okay, you can ask me. Fine.
एंड यू कैन फॉलो अप द सेशंस। अगर किसी के बाकी रह गए तो आप देख लीजिए और उसमें से भी आउट डाउट पूछ सकते हैं। We will be starting a new chapter from tomorrow. Okay, so for today I am ending this session. I hope you are getting and enjoying the biology properly, up to your expectations. Okay, I would like to invite your comments. Okay, at least आप आपके views भी बता सकते हैं whether you are enjoying or not. Okay, so till then, goodbye.